नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8th इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट 2 की पोयम समबडीज मदर। तो दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर में सबसे पहले पोएम से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। आइए पहले इनको पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, और फिर हम लोग पोएम को पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें दोस्तों, रिकॉल अ टाइम यू हेल्प्ड समवन। उस समय को याद करो जब आपने किसी की सहायता करी है। राइट 2 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग। आपको 2 शब्द लिखने होंगे जो कि डिस्क्राइब करें। क्या डिस्क्राइब करें? what were your feelings after you did so। मतलब जब आपने किसी की सहायता करी तो सहायता करने के बाद में आप कैसा फील कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग किसी की सहायता करते हैं तो सहायता करने के बाद में हम लोगों को अंदर से बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैप्पी फील होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अंदर से काफ़ी प्राउड भी फील होता है कि हम लोगों ने किसी की सहायता करी। तो यहाँ पे आप हैप्पी और प्राउड लिख सकते हो। सेकेंड इसमें क्या है? वॉट माइट हैव बीन द फीलिंग ऑफ द पर्सन whom यू हेल्प। जिस व्यक्ति की आपने सहायता करी है वो कैसा महसूस कर रहा होगा। तो भाई, आपने जिसकी सहायता करी है वो बहुत ही ग्रेटफुल, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा होगा आपने जो सहायता करी है उसके लिए। इसके अलावा हो सकता है वो किसी परेशानी में हो तो काफ़ी टेंस हो, लेकिन आपकी हेल्प के बाद में उसको बहुत ही रिलीव्ड, बहुत ही अच्छा महसूस होने लग रहा होगा, उसको बहुत ही राहत मिली होगी। तो यहाँ पे आप ग्रेटफुल और रिलीव लिख सकते हो। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपके जो आंसर हैं वो आप अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करिए। सेकेंड इसमें क्या है? वर्क इन पेयर्स। आपको पेयर्स यानी कि जोड़ों में काम करना है। रीड दी वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इनको पढ़िए। सर्कल दी वर्ड्स यू वुड एसोसिएट विद एन एल्डरली पर्सन। आपको उन शब्दों को सर्कल करना होगा जिनको कि आप किसी वृद्ध व्यक्ति, एल्डरली पर्सन के साथ में जोड़ते हो। एंड अंडरलाइन दी वर्ड्स यू वुड एसोसिएट विद अ स्कूल स्टूडेंट। और उन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना होगा, उन शब्दों के नीचे आपको लाइन खींचनी होगी जिनको आप स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ में जोड़ते हो। शेयर द रीज़न फॉर योर चॉइस। आपने जो शब्द चुने हैं उनका जो रीज़न है आपको उसको शेयर करना होगा अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में। तो चलो दोस्तों, शब्दों को पढ़ना और किनके साथ में जोड़ेंगे, वृद्ध लोगों के साथ में या स्कूल स्टूडेंट्स के साथ में, इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कौन है? स्कूल स्टूडेंट। ठीक है ना, स्कूल जो स्टूडेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग है। भाई, एल्डरली पर्सन अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, वृद्ध लोग उतने मजबूत नहीं होते हैं। वरीड, चिंतित। तो दोस्तों, अक्सर जो एल्डरली लोग हैं आप उनको चिंतित यानी कि वरीड देखोगे। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें ट्रम्बलिंग। ट्रम्बलिंग यानी कि हिलते हुए, कांपते हुए। तो उम्र की वजह से उनके जो हाथ पैर हैं वो कांपने लग जाते हैं। हेस्टनिंग, हेस्टनिंग माने कि जल्दीबाजी। तो जल्दीबाजी जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं ना दोस्तों, उनमें होती है। ठीक है। फर्म, फर्म यानी कि दृढ़, तो ये भी आपके स्कूल के स्टूडेंट्स में ही होती है। बेंट यानी कि, एक सेकंड, रुको, ये सर्कल नहीं करना था, स्कूल स्टूडेंट वालों को अंडरलाइन करना था। ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया जो कि गलत है। चलो, अंडरलाइन करना है। चलिए, नेक्स्ट में दिया हुआ है बेंट यानी कि झुके हुए। तो वृद्ध लोग जो होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका शरीर अब उतना मजबूत नहीं रहा इसलिए वो झुके रहते, तो यहाँ पे बेंट जो है ये आपके वृद्ध लोग के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है मैरी यानी कि खुश। तो जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं बहुत ही खुश रहते हैं। ठीक है दोस्तों। ग्रे, ग्रे जो वृद्ध लोग होते हैं आपने देखा होगा उनके बाल क्या हैं? ग्रे यानी कि सफ़ेद पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें स्लो, धीरे। तो जो वृद्ध लोग होते हैं उम्र की वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा धीरे हो गए हैं। नेक्स्ट है इसमें गाइड। देखिए, गाइड जो है ये आप दोनों के लिए ले सकते हो। ठीक है, जो वृद्ध होते हैं वो अपने कहानियों से, इसके अलावा हम लोग को वो अपने जो लाइफ का उनका एक्सपीरियंस है उससे हम लोग को एडवाइस देते हैं, हम लोग को गाइड करते हैं। इसके अलावा जो छोटे लोग होते हैं वृद्ध, क्योंकि उनकी नज़रें उतनी तेज़ नहीं रही, उतना अच्छा उनके बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, तो जो छोटे लोग होते हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, ये बड़ों को, वृद्ध लोगों को क्या करते हैं? अक्सर गाइड करते हैं, मतलब उनको सड़क पार कराते हैं और बाकी चीज़ों में सहायता करते हैं। तो इसमें आप
किसी को भी लगा सकते हो, चलो इसमें हम लोग ये स्कूल स्टूडेंट के लिए लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल। तो हेल्पफुल दोस्तों फिर से दोनों ही होते हैं, लेकिन इसको चलिए स्कूल स्टूडेंट के लिए लगा देते हैं। अच्छा, इसमें ना रीज़न भी बताना था। तो देखो दोस्तों, जो एल्डरली पीपल होते हैं यानी कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो अक्सर धीरे होते हैं, झुके रहते हैं, बाल उनके सफ़ेद पड़ जाते हैं, चिंतित रहते हैं और उनके शरीर में कंपन रहता है उनकी उम्र की वजह से। जबकि जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर मजबूत होते हैं, एक्टिव होते हैं, खुश होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, बहुत ही क्विक होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वो लोग काफ़ी यंग हैं और उनकी बॉडी में अभी बहुत दम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड दी लाइन्स। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रगेड एंड ग्रे एंड बैंड विद द चिल्स ऑफ द विंटर डे। सेलेक्ट द सुइटेबल मीनिंग ऑफ रगेड एज यूज इन दीज लाइन्स। अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले तो 2 लाइनें दी हुई हैं। पहली लाइन है द वुमन वॉज ओल्ड एंड रगेड एंड ग्रे। जो महिला थी वो ओल्ड यानी कि बूढ़ी थी। रगेड 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 मतलब कि उनके कह सकते हो जो कपड़े थे थोड़े से पुराने टाइप के थे, ठीक है, और क्योंकि वो खुद भी बूढ़ी हो गई तो वो भी पुरानी है थोड़ी सी, ठीक है। और ग्रे ग्रे मतलब उनके बाल कैसे सफ़ेद पड़ गए हैं। एंड बैंड, और बैंड यानी कि झुकी हुई हैं। भाई उम्र ज़्यादा हो जाती है तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो झुक जाते हैं क्योंकि उनका शरीर उतना मजबूत नहीं रहा, तो इसमें यही कह रहे हैं कि वो झुकी हुई हैं। विद द चिल्स ऑफ विंटर्स डे, विंटर्स डे यानी कि सर्दी का दिन है उसकी ठंड से वो झुकी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे दोस्तों क्या कह रहे हैं कि आपको जो वर्ड आया है रगेड, जो वर्ड आया है रगेड इन लाइनों में, उसके लिए आपको सही मीनिंग चुननी होगी। देयर आर अदर 4 मीनिंग्स गिवन बिलो। नीचे 4 और मीनिंग्स दे रखी हुई हैं। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में डिस्कस करो। तो देखो दोस्तों, पहला फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, ऑफ क्लोज कपड़ों की, ओल्ड एंड टोन्स पुराने और फटे हुए, सिनोनिम्स इसका शैबी। देखो जो पुराने कपड़े होते हैं, फटे हुए कपड़े होते हैं, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रगेड। जैसे आ रगेड जैकेट मतलब पुराना जैकेट, पुराना फटा हुआ जैकेट, ठीक है। सेकंड केस में हैविंग एन आउटलाइन एन एज और ए सरफेस दैट इज नॉट स्ट्रेट और इवन अ रगेड क्लोज लाइन। क्या कह रहे हैं कि भाई एक ऐसी आउटलाइन, कोई ऐसी किनारा या कोई ऐसा सरफेस था जो कि स्ट्रेट ना हो, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ हो, ऊपर नीचे हो, ठीक है, पथरीला टाइप का, जैसे रगेड क्लोज लाइन, कोस्ट लाइन, सॉरी कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, तटीय किनारा। थर्ड क्या है, नॉट स्मूथ और रेगुलर, कोई ऐसी चीज़ जो कि चिकनी नहीं है, रेगुलर यानी एक सी नहीं है, ठीक है। नॉट शोइंग कंट्रोल और केयरफुल प्रिपरेशन, उसमें मतलब ना ही तो कंट्रोल है ना ही तो केयरफुल, ध्यान से उसको तैयार किया गया है, ठीक है। आई कुड हेयर द साउंड ऑफ हिज रगेड ब्रीदिंग। मुझे उसकी रगेड, रगेड मतलब क्या है कि रगेड यानी बढ़ रही है, घट रही, कभी वो ज़्यादा तेज सांस ले रहा है, कभी वो धीरे सांस ले रहा है, ऐसे करके। तो जो उसकी रगेड ब्रीदिंग, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। देयर परफॉर्मेंस वॉज स्टिल वेरी रगेड। इनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा रगेड थी, मतलब सही से उन्होंने परफॉर्मेंस की तैयारी नहीं करी है। फोर्थ इसमें इनफॉर्मल, वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर फिजिकल एफर्ट। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा थके होना, कोई फिजिकल एफर्ट है उसके बाद में। द एल्डरली मैन वॉज रगेड आफ्टर क्लाइंबिंग दी स्टेयर्स। जो एल्डरली यानी जो वृद्ध व्यक्ति है वो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में रगेड यानी बहुत ज़्यादा थक गया था, ठीक है। चलो तो इसमें यहाँ पे वैसे ये जो फर्स्ट वाला ना ये इसके लिए एकदम सही है, इस वाले रगड़ के लिए ना ये फर्स्ट वाला एकदम सही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है भाई, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रगेड एंड ग्रे। जो महिला थी वो काफ़ी ज़्यादा कैसी थी, वृद्ध थी, ठीक है ना, वृद्ध थी। तो यहाँ पे जो उनकी एज है उसके लिए वर्ड रगेड कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जो रगेड जैकेट है इसमें जो वर्ड है रगेड, ये भी जैकेट की कहीं ना कहीं एज ही तो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है कि जो जैकेट है बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है कि नहीं दोस्तों। तो इसमें ये वाला ऑप्शन एकदम सही है इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इसमें अब है पोयम, तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले क्या है इसमें, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रगेड एंड ग्रे एंड बैंड विद द चिल्स ऑफ विंटर डे। इसका मतलब क्या है कि द वुमेन, वुमेन यानी कि महिला, ओल्ड मतलब क्या होता है, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ी, बूढ़ी या पुरानी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बूढ़ी वर्ड है। रगेड, रगेड का मतलब क्या है, फटे पुराने कपड़े पहने, या फिर कह सकते हो कि रगेड वर्ड का इस्तेमाल ना उनकी एज को दर्शाने के लिए भी कर रहे हैं कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी। एंड ग्रे, ग्रे उनके बाल सफ़ेद थे तो इसके लिए ग्रे वर्ड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रगेड एंड ग्रे, मतलब वो जो महिला है बहुत ही बूढ़ी थी, ठीक है। उनके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, पुराने हैं, और उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। एंड बैंड विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे।
ठीक है। बैंड का मतलब क्या होता है, झुकी हुई। चिल मतलब होता है ठंड, और विंटर्स डे यानी सर्दियों का दिन। इसका मतलब क्या है कि सर्दियों की कड़ाके की ठंड के कारण उनका जो शरीर है वो झुक गया था, ठीक है। इसका मतलब ये है। द स्ट्रीट वॉज वेट विद आ रिसेंट स्नो। स्ट्रीट मतलब क्या होता है, सड़क। वेट मतलब होता है गीली, और स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ। रिसेंट का मतलब क्या होता है, हाल ही में, कोई घटना जो कि भी जल्दी हुई हो। तो इसका मतलब क्या है कि हाल ही में जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से जो सड़क है वो गीली है। एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। एज्ड मतलब क्या होता है, वृद्ध, और स्लो यानी धीरे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बुढ़ापे के कारण उसके जो पैर हैं वो धीरे धीरे चल रहे थे। वुमेन्स फिट यानी महिला के जो पैर हैं वो एज यानी कि बूढ़े हो गए हैं, बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं। मतलब क्या है कि बुढ़ापे की वजह से जो महिला हैं उनके पैर बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग। क्रॉसिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, सड़क पार करने की जो जगह होती है ना उसको। वेटेड का मतलब क्या होता है, इंतजार करना। इसका मतलब क्या है कि वो सड़क पार करने के जो जगह होती है वहां पर काफी लंबे समय तक, देर तक खड़ी रही। अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिस दी थ्रॉन्ग। अलोन का मतलब क्या होता है, अकेली। अनकेयर्ड फॉर, अनकेयर्ड मतलब कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई परवाह ना करे, और थ्रॉन्ग मतलब क्या होता है, भीड़। यानी कि वह भीड़ के बीच में अकेली उपेक्षित खड़ी रही, ठीक है ना। वो अकेली उपेक्षित खड़ी रही, ऐसी खड़ी रही जिनका कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय नॉर हैडेड द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आई। मतलब क्या है कि ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास बाय, मतलब पास बाय का मतलब गुजरना, मतलब जो लोग उनके पास से गुजर रहे थे। नॉर हीडेड का मतलब क्या है, ध्यान दिया। ग्लांस यानी कि नजर, और एंशियस मतलब क्या था, चिंतित। इसका अर्थ क्या है कि किसी ने भी उनकी चिंतित आंखों की ओर ध्यान नहीं दिया। इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है कि भाई जो भी व्यक्ति उनके पास से या जो भी लोग उनके पास से गुजर रहे थे, किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी जो चिंतित नजरें हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल्स लेट आउट। डाउन द स्ट्रीट का मतलब क्या है कि सड़क पे ही, कोई नीचे से या सड़क पे ही चलता रहा था। विद लाफ्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, खुशी। शाउट यानी कि चीख, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सड़क पर हंसते शोर मचाते हुए बच्चे आ रहे थे। कौन आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल्स लेट आउट। ग्लैड मतलब होता है खुश। स्कूल्स लेट आउट यानी कि स्कूल की छुट्टी हुई है। इसका मतलब क्या है कि स्कूल की छुट्टी होने की वजह से बच्चे जो हैं वो खुश थे, ठीक है। इन दोनों लाइन का मतलब क्या है कि स्कूल की क्योंकि छुट्टी हुई है तो इस वजह से कुछ बच्चे आ रहे थे बहुत ही खुश, चीखते चिल्लाते खुशी में उसी रास्ते से। कम द बॉय लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप। कम्स द बॉय का मतलब क्या है कि लड़के आते हैं। बॉयस माने लड़के, ठीक है। फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड। शीप यानी कि भेड़। लड़के आते हैं भेड़ों के झुंड की तरीके से एक साथ। जो है छुट्टी हुई ना, देखो जब भी स्कूल में छुट्टी होती तो बच्चे सब भीड़ लगा के एकदम से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, स्कूल की छुट्टी हुई है, सारे बच्चे जो है वो भेड़ की तरीके से भीड़ लगा के निकल रहे हैं। हेलिंग दी स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप। हेलिंग मतलब क्या होता है, खुशी मनाना, ठीक है। और पाइल्ड मतलब होता है जमा हुआ, डीप यानी गहरी, ठीक है। वे सफेद और गहरी जमा हुई बर्फ का आनंद ले रहे थे। इसका मतलब क्या है कि जो स्कूल की छुट्टी है वो अभी भी हुई है, तो इसकी वजह से बच्चों का जो झुंड है वो भेड़ों के झुंड की तरीके से स्कूल से आता है, बर्फ के बीच में बर्फ को उड़ाते हुए, गहरी बर्फ जो उसको उड़ाते हुए उसके मजे लेते हुए आता है। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हेसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे मतलब क्या है कि वो उस ओल्ड मतलब बूढ़ी और ग्रे यानी सफेद बालों वाली महिला के पास से गुजर गए। हेसन दी चिल्ड्रन, हेसन का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी। बच्चे जो हैं क्योंकि छुट्टी हुई ना भाई, जब भी छुट्टी होती तो बच्चों को ना बड़ी जल्दी रहती घर जाने की। तो यहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी अपने घर को जा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं ये इस महिला, जो बूढ़ी महिला हैं जिनके बाल सफ़ेद हैं, इनके बगल से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकलते हैं। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक सो टिमिड
afraid to stare, nor offered a helping hand to her. Offered का मतलब होता है दिया, helping hand यानी कि सहायता। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बच्चे ने उसकी सहायता नहीं करी। सो मीक, मीक का मतलब क्या होता है विनम्र, ठीक है दोस्तों। टिमिड, टिमिड मतलब होता है डरा हुआ। और स्टेयर, स्टेयर का मतलब क्या होता है हिलना, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि वो इतनी विनम्र और डरी हुई थी, महिला की बात करें कि वो इतनी विनम्र और डरी हुई थी कि वो वहां से बिल्कुल हिल नहीं रही थी, मतलब हिल नहीं पा रही थी, ठीक है। इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो वहां से ऐसे ही उनके बगल में निकल जाते हैं, किसी बच्चे ने उनकी सहायता नहीं करी। साथ ही में जो महिला है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो डरी हुई सी हैं, वो वहाँ से हिल नहीं रही, मतलब इन्होंने भी कुछ नहीं बोला सहायता के लिए। लीज द कैरेज व्हील्स और द हॉर्स फीट शुड क्राउड हर डाउन इन स्लिपरी स्ट्रीट। मतलब क्या है दोस्तों, लीज द कैरेज व्हील और द हॉर्स फीट। लीज मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, कैरेज, कैरेज किसको, घोड़ा गाड़ी वाली कैरेज, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसे डर था कि कहीं घोड़ा गाड़ी का जो पहिया है या जो घोड़ा का पैर है वो उसे चोट ना पहुंचा दे। किसको डर था, महिला को, ठीक है। शुड क्राउड हर डाउन इन स्लिपरी स्ट्रीट। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ में उसको ये भी डर है कि क्योंकि बर्फ गिरी है तो बर्फ की वजह से सड़क कैसी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, तो उसको उस सड़क पर फिसल के गिरने का भी डर है। At last came one of the merry troop, the gayest lad of all the group. At last came one, इसका मतलब क्या है कि at last यानी अंत में, came one यानी एक, मैरी ट्रूप यानी कि मैरी मतलब क्या होता है खुश, और ट्रूप मतलब कि टुकड़ी, जो खुश बच्चों की टुकड़ी थी उसमें से अंत में एक लड़का जो है वो खुशमिजाज लड़का जो है, एक खुशमिजाज मतलब बहुत ही अच्छा लड़का था। दी गेस्ट लैड, गेस्ट का मतलब क्या होता है बहुत खुश, ठीक है ना, सबसे अधिक पसंद, सबसे अधिक पसंद मतलब वो पूरे समूह में सबसे ज़्यादा खुश था। इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई अंत में बच्चों का, खुश बच्चों का एक समूह आता है जिसमें एक बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा समूह में सबसे ज़्यादा खुश था। He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. He paused beside her. Pause मतलब क्या होता है रुकना, वो उनके बगल में आता है, रुकता है। whispered, whispered यानी धीरे से धीमी आवाज में आता है और धीमी आवाज में बोलता है। क्या बोलता है, I will help you cross if you wish to go. I will, उसने बोला कि अगर आप चाहो तो मैं आपको सड़क पार करवा सकता हूँ, ऐसा उस लड़के ने बोला। Her east hand on his strong young arms she placed and so without hurt or harm. इसका मतलब क्या है, ईस्ट हैंड, ईस्ट हैंड का मतलब क्या होता है बूढ़े हाथ, ठीक है। स्ट्रांग मतलब क्या होता है मजबूत, और आर्म मतलब होता है बाह यानी कि हाथ, ठीक है दोस्तों। इसका अर्थ क्या है, महिला ने अपना बूढ़ा हाथ उस लड़के के मजबूत हाथ पर रखा। शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट एंड हार्म। शी प्लेस्ड उसने बिना किसी चोट और नुकसान के वो जो है वो उस बच्चे के साथ में आगे बढ़ती है। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. He guided the trembling feet along. Guided मतलब क्या होता है मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना, trembling कांपते हुए। इसका अर्थ क्या है कि लड़के ने उस कांपते हुए कदमों को सहारा देते हुए आगे बढ़ाया। इसका मतलब यही है कि जो लड़का है वो उन कांपते हुए कदमों को सहारा देकर आगे बढ़ाता है। प्राउड ऑफ हिज ओन व फर्म एंड स्ट्रांग। प्राउड मतलब क्या होता है गर्व, और फर्म मतलब मजबूत। उसे गर्व था कि उसके पैर मजबूत और स्वस्थ हैं जिससे वह उनकी मदद कर पाया। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कॉन्टेंट। देन बैक अगेन मतलब यह है कि सहायता करने के बाद में इसके बाद वह फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास में वापस लौट जाता है। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कॉन्टेंट, उसका जो दिल है अब वो खुश है और संतुष्ट है, क्योंकि उसने भाई किसी की सहायता करी है तो इसलिए उसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट है। शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो, फॉर ऑल शी एज्ड and poor and slow. She is
somebody's mother, उसने कहा कि वो भी किसी की माँ है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो भी किसी की माँ है। For all she aged and poor and slow, भले ही वह बूढ़ी, गरीब या कमज़ोर हों, लेकिन वो भी किसी की माँ है। And I hope some fella will lend a hand to help my mother, you understand? And I hope some fella will lend a hand, इसका मतलब क्या है? साथ ही में बच्चा ये बोल रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सहायता करेगा। To help my mother, मेरी माँ की, कोई भी व्यक्ति जो है कभी अगर मेरी माँ को सहायता की ज़रूरत पड़े तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने उन महिला की सहायता करी है वैसे ही कोई मेरी माता की भी सहायता ज़रूर करेगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चा जो है वो कह रहा है। If ever she is poor and old and grey when her own dear son is far away, अब इसमें लड़का ये कह रहा है कि जब वह बूढ़ी और कमज़ोर हो जाएंगी, तो जो बच्चा है ना वो भविष्य के लिए थोड़ा सा कह रहा है कि जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, जब उनका बेटा जो है वो उनसे दूर होगा, पास नहीं कहीं दूर होगा, तब मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कोई उनकी सहायता करेगा। उनको जब ज़रूरत होगी तो कोई उनकी सहायता करेगा। And somebody's mother bowed low her head in her home that night and prayed, she said. Somebody's mother मतलब उस महिला जिसने इसकी हेल्प करी थी, तो वो महिला जो है वो कृतज्ञता के साथ में अपना सिर झुकाती हैं। ठीक है, इन हर होम दैट नाइट, यानी उस रात वो सिर झुकाती हैं अपने घर में और वो प्रे करती हैं, प्रार्थना करती हैं। किसके लिए प्रार्थना करती हैं? उस बच्चे के लिए जिसने कि इनकी सहायता करी। ठीक है, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, क्या प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान नोबल बॉय यानी जो अच्छा लड़का है जिसने मेरी सहायता करी उसके प्रति दया रखना। हु इज समबडी सन एंड प्राइड एंड जॉय, जो कि किसी का बेटा है, किसी का गर्व, किसी की खुशी है। तो ये थी दोस्तों ये पूरी पोयम और इसकी राइटर हैं मैरी डो ब्राइन। चलिए एक बार फिर से जो पूरी पोयम है इसको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पोयम के अंदर पोयम की शुरुआत होती है एक महिला के साथ में जो कि बूढ़ी हैं। ठीक है, काफ़ी बूढ़ी और कमज़ोर हैं और ठंडी का मौसम है और वो ठंडी की वजह से झुकी हुई हैं। ठीक है, वैसे वो बूढ़ी है तो इसलिए भी झुकी है, लेकिन ठंड की वजह से ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है। सड़क जो है वो क्योंकि हाल ही में बर्फ़ हुई है जिसकी वजह से सड़क जो है गीली है और जो महिला हैं उनके पैर क्योंकि वो बूढ़ी हो गई ना तो अब उतने मजबूत नहीं रहे हैं, धीरे हो गए हैं। ठीक है, वो जहाँ पर क्रॉस करते हैं सड़क को वहाँ पर खड़ी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं, अकेले हैं और कोई उनका ध्यान नहीं दे रहा है और भीड़ में वो एक तरीके से अकेले खड़ी हैं। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो भी उनके पास से गुजर रहा है, कोई भी उनकी जो बेचैन नज़रें हैं उनकी तरफ नज़र नहीं डाल रहा है। तभी सड़क पर बच्चों का समूह जो कि स्कूल से अभी निकले हैं, जिनकी स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो खुश बच्चों का समूह हंसते हुए चीखते हुए वहीं से आता है। ठीक है, बच्चे जो है वो भेड़ की जो होती नहीं है, क्या बोलते हैं, भेड़ का झुंड, उसके तरीके से बच्चे जो हैं वहाँ से निकल रहे हैं बर्फ़ को उड़ाते हुए, बर्फ़ जो गहरी बर्फ़ है उसके मज़े लेते हुए। सभी जो हैं वो बच्चे जो है इस बूढ़ी महिला के बगल से गुजरते हैं और सभी बच्चों को घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा जो है वो इन बूढ़ी महिला की सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। और ये बूढ़ी महिला भी जो है ये बहुत ज़्यादा विनम्र और डरे हुए वहाँ पर खड़ी हुई हैं। अच्छा, इनको और भी मतलब ये अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि इनको क्या है, डर है कि कहीं किसी घोड़ा गाड़ी का पहिया या कोई घोड़े का पैर इनके पैर पे ना पड़ जाए या फिर कहीं ये जो सिपली यानी फिसलन बड़ी सड़क है इस पे ये गिर ना जाए। अंत में एक खुश बच्चों की टुकड़ी आती है जिसमें जो सबसे खुश बच्चा था, समूह का जो सबसे खुश बच्चा था, वो इन महिला के बगल में रुकता है और धीरे से बोलता है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी क्रॉस करने में सहायता कर सकता हूँ। जो महिला हैं वो ये सुनकर उसके मजबूत हाथ पर अपना जो बूढ़ा हाथ है उसको रखती हैं। ठीक है, और फिर वो उसके साथ में आगे बढ़ती हैं।
इनके मतलब जो महिला हैं इनके पैर क्या है, काँप रहे हैं, क्योंकि उम्र होगी ना, काँप रहे हैं। तो ये जो बच्चा है ये इनको इनका मार्गदर्शन करता है, इनको रास्ता दिखाता, आगे लेके जाता है, और उसे काफ़ी गर्व है कि वो इतना मजबूत है कि वो दूसरे की सहायता कर पा रहा है। ठीक है, सहायता करने के बाद में वो अपने दोस्तों के पास लौट जाता है। उस बच्चे का जो जवान दिल है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि उसने किसी की सहायता करी है, किसी के लिए अच्छा करा है। साथ में बच्चा जो है वो कहता है कि वो भी किसी की माँ है, भले ही वो बूढ़ी हो गई हैं, धीरे हो गई हैं, लेकिन वो भी किसी की माँ है। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाए, जब उनका बेटा उनसे दूर हो, तो उस समय कोई व्यक्ति उनकी सहायता करे। जैसे मैंने सहायता करी ना, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि काश उनकी भी कोई उस समय सहायता करे। और वो जो महिला जिसने मतलब जिनकी इस बच्चे ने हेल्प करी थी, वो महिला जो हैं वो अपने घर उस रात जब लौटती हैं तो बच्चे के लिए प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, वो जो बच्चा है, जो इतना अच्छा बच्चा है, उसके प्रति दया दिखाना। वो भी किसी का बेटा है और किसी का गर्व है, किसी की खुशी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी प्यारी सी पोयम। चलिए, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। लेट अस डिस्कस। Arrange the event of the poem in the correct order of occurrence. Share your answer with your classmate and teacher. क्या करें दोस्तों कि पोयम में जो घटनाएं हुई हैं आपको उनको सही ऑर्डर यानी सही क्रम में लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ के समझ लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं दी हुई हैं। एक बार ये समझ लिया तो इसको ऑर्डर में फिर हम लोग इजीली लगा लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज डन। लड़का जो है अपने दोस्तों के पास लौटता है, उसे गर्व है जो उसने किया है उस पर। द ओल्ड वुमन स्टूड अलोन एट द स्ट्रीट हेजिटेंट टू मूव। जो बूढ़ी महिला है वो सड़क पर वो क्रॉसिंग पर अकेले खड़ी हुई हैं और हिचकिचा रही हैं बढ़ने से। अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज पास बाय प्लेइंग एंड लाफिंग। स्कूल के बच्चों का एक समूह उनके पास से गुजरता है, खेलते हुए हंसते हुए। द बॉय ऑफर टू हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द स्ट्रीट। जो लड़का है वो बूढ़ी महिला की सड़क पार करने में सहायता करने का ऑफर करता है। द वुमन प्रेड फॉर द बॉयज हु हेल्प हर। जो महिला है वो उस लड़के के लिए प्रार्थना करती हैं जिसने इनकी सहायता करी है। द चिल्ड्रन हरीड पास द वुमन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी से बूढ़ी महिला के बगल से गुजर जाते हैं बिना उनकी सहायता करे हुए। द वुमेन प्लेस्ड हर हैंड ऑन बॉयज आर्म एंड ही गाइडेड हर सेफली अक्रॉस द स्ट्रीट। जो महिला है वो अपने हाथ को लड़के के हाथ पे रखती हैं और जो लड़का है वो उनको सड़क पार कराता है। द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप समबडी वुड हेल्प हर वन डे। जो लड़का है वो अपनी माँ के बारे में सोचता है और ये उम्मीद करता है कि कोई उनकी सहायता एक दिन करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको सही ऑर्डर में लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें ये आएगा, ठीक है, कि जो बूढ़ी महिला हैं वो क्रॉसिंग पर खड़ी हुई हैं, हेजिटेंट हैं, संकोच कर रही हैं बढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि भाई एक ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज है जो कि उनके बगल से होकर जाते हैं, सभी हंसते हुए जा रहे थे। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा दोस्तों कि बच्चे जो है उनके बगल से निकल जाते हैं बिना उनकी कोई सहायता किए हुए। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा कि एक लड़का है जो कि ऑफर करता है महिला को हेल्प की, अगर आप चाहो तो मैं आपको सड़क पार करा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका आ जाएगा कि जो महिला है वो लड़के के हाथ पर अपना हाथ रखती हैं और वो उनको मार्ग जो है वो पार कराता है। इसके बाद में आ जाएगा कि जो लड़का है वो अपने दोस्तों के पास में सहायता करने के बाद में अपने दोस्तों के पास में लौटता है। उसने जो करा है उसे उसका बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका कि जो लड़का है वो सोचता है अपनी माँ के बारे में और उम्मीद करता है कि जब उसकी माँ को सहायता एक दिन कभी अगर उसकी माँ को सहायता की ज़रूरत हो तो कोई उनकी सहायता करेगा। और अंत में जो महिला है वो लड़के के लिए प्रार्थना करती हैं। ठीक है, जिस लड़के ने इनकी सहायता करी थी उसके लिए प्रार्थना करती हैं। तो ये हो गया दोस्तों सही ऑर्डर। ठीक है, चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन दी ब्रैकेट्स। आपको खाली जगह को भरना होगा और भरने के लिए ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिए ना उनको चूज़ करना है, मतलब उनसे चूज़ करना है। चलो, द सेंटर थीम ऑफ द पोयम इज। पोयम की सेंटर थीम क्या है दोस्तों? काइंडनेस और एम्पैथी, दया और दूसरे के प्रति एम्पैथी यानी कि प्रेम, एडवेंचर और करेज या फिर एडवेंचर और करेज। तो सही दोस्तों जवाब होगा काइंडनेस एंड एम्पैथी। ठीक है दोस्तों, द टोन ऑफ द पोयम इज। पोयम की टोन कैसी है? तो पोयम की टोन कैसी है दोस्तों? सिंपैथेटिक और होपफुल है। ठीक है,
द पोएम इज रिटन इन कपलेट विथ खाली जगह लाइन इन ईच स्टेंजा। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि पोएम जो है वो कपलेट में लिखी गई है और हर स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 2-2। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम गिव रिदमिक फ्लो दैट रिफ्लेक्ट बोथ। जो स्ट्रक्चर है पोएम का ये एक रिदमिक फ्लो देता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है, किसको रिफ्लेक्ट करता है? नैरेटिव्स एंड इमोशन को, या स्टोरी स्पेस एंड मैसेज। तो यहाँ पे आएगा स्टोरी स्पेस एंड मैसेज, ठीक है, ये स्टोरी की पेस और मैसेज को रिफ्लेक्ट करता है। पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो यहाँ पर दिया है ए ए बी बी ए बी ए बी। रुको ये देख लेते हैं राइम स्कीम क्या है। तो इसमें क्या है? ग्रे डे सेम है, ठीक है, ए ए, स्लो और स्नो, अच्छा बी बी, ए ए बी बी। क्या है दोस्तों? ए ए बी बी, ठीक है, ए ए बी बी। तो इसमें सही आएगा आपका ए ए बी बी। थर्ड इसमें क्या है? पिक एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम फॉर द गिवन पोएटिक डिवाइस। इन पोएटिक डिवाइस के लिए आपको पोएम से एग्जाम्पल लेने होंगे। जैसे सबसे पहले दिया हुआ सिमली, ठीक है, तो सिमली के लिए एग्जाम्पल देना होगा। तो सिमली के लिए देखो जो एक लाइन यही है, कम्स दी बॉय लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। अच्छा पहले समझा देता हूँ ये होता क्या है। देखो सिमली का मतलब क्या है कि आप किन्हीं दो चीज़ों की तुलना कर रहे हो, ठीक है, और तुलना कैसे कर रहे हो? लाइक वर्ड जो है ना इसका यूज़ करके, जैसे का यूज़ करके। तो यहाँ पे कम दी बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, यहाँ पे बच्चों का जो झुंड है, जो समूह है, उसकी तुलना भेड़ों के झुंड से की जा रही है लाइक लगा के, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिमली का एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लाइन लिख दोगे, कम द बॉय लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। नेक्स्ट इसमें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या है कि जो आसपास के वर्ड्स हैं उनके स्टार्टिंग में आने वाला जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पी हार्ट, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट दिया इसमें रिपीटिशन, मतलब रिपीट हो रहा है। तो समबडीज मदर, ये बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फोर्थ पर चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेनिंग द इमेजरी। आपको ये जो सेंटेंस है इनको सही से पूरा करना होगा, ठीक है। चलो, द पोएम यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब सीन्स ऑफ अ बसलिंग स्ट्रीट। जो पोएम है वो इमेजरी का इस्तेमाल करके बसलिंग जो स्ट्रीट है, मतलब भीड़ भाड़ वाली जो स्ट्रीट है ना, उसके सीन को डिस्क्राइब कर रही है। वी नो दिस बाय द फ्रेज, हमको ये पता है। कौन से फ्रेज से पता है? तो जो फ्रेज आनी है अमिस्ट दी थ्रॉन्ग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो इससे पता चला कि इनके आसपास बहुत सारी लोगों की क्या है? भीड़ है, ठीक। सेकंड क्या है? द लाइन द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रीसेंट स्नो सजेस्ट ए कोल्ड एंड खाली जगह वेदर। ये जो लाइन है द स्ट्रीट वॉज वेट विद रीसेंट स्नो, यानी कि हाल ही की बर्फ से जो सड़क है वो भीगी हुई है, ये सजेस्ट कर रही है कि जो मौसम है वो ठंडा है और कैसा है? स्नोई है। कैसा है दोस्तों? स्नोई, ठीक है। तो यहाँ पे ना स्नोई लिख सकते हो आप, स्नोई, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ है दोस्तों इसमें, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस विद सुइटेबल रीजन। आपको सेंटेंस को सुइटेबल रीजन, सही कारण के साथ में पूरा करना होगा। द पोएट रिपीट द फ्रेज समबडीज मदर बिकॉज। जो पोएट है ये समबडीज मदर इस फ्रेज को रिपीट कर रहे हैं, क्यों? देखो समबडीज मदर मतलब क्या होता है? किसी की माँ, ठीक है ना। और हम अपनी माता को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पोएट जो है बार बार इस फ्रेज को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये हमको याद दिलाना चाहते हैं कि सारे जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनको हमें प्रेम देना चाहिए, ठीक है ना। वो किसी ना किसी के प्यारे हैं, ठीक है। और सभी एल्डरली पर्सन जो हैं वो दया और सम्मान डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, बिकॉज इट रिमाइंड अस दैट एवरी एल्डरली पर्सन इज लव्ड बाय समवन एंड डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। फिफ्थ क्या है दोस्तों? कंप्लीट दी एनालॉजी, इसको पूरा करना होगा। द ओल्ड वुमेन वनरेबल एंड निगलेक्टेड, द यंग बॉय। देखो ओल्ड वुमेन जो है वनरेबल है और निगलेक्टेड मतलब उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो यंग बॉय है, यंग बॉय कैसा है? यंग बॉय है काइंड एंड हेल्पफुल। कैसा है दोस्तों? काइंड एंड हेल्पफुल। तो यहाँ पे आप क्या डाल दोगे? काइंड एंड, ये एन है, ठीक है, एंड हेल्पफुल, HELPFUL, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, इसमें क्या है? लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो दोस्तों अब एक्सट्रैक्ट वाला इसमें आगे क्वेश्चन दिया है, पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ना होगा, उसके बाद में फिर हम लोगों को जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। तो चलो भाई एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं।
तो पहले इसमें क्या है, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रगेड एंड ग्रे एंड बैंड विद द चिल ऑफ विंटर्स डे। द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। मतलब क्या है कि जो महिला है बहुत ही बूढ़ी थी और बाल उनके सफ़ेद पड़ गए थे, ठीक है, और सर्दी की ठंड ने और वो झुकी हुई थी, ठीक है, सर्दी की ठंड के साथ में वो झुकी हुई थी। जो सड़क है उसमें हाली पे बर्फ़ गिरी है और महिला के जो चरण हैं, जो पैर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं और धीरे पड़ गए हैं। वॉट डज द फेज रगेड एंड ग्रे रिफर्स टू। जो फ्रेज है रगेड एंड ग्रे, ये क्या रेफर करता है? पहला है द वुमेन्स इमोशनल स्टेट दैट डे। उस दिन महिला की कह सकते हो जो इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, भावनात्मक स्थिति है, क्या ये उसको रेफर करता है? नहीं। द वुमेन्स ओल्ड एंड वॉर्न आउट अपीयरेंस। महिला का जो पूरा जो बूढ़ा और वॉर्न आउट अपीयरेंस है, क्या ये इसको रेफर करता है? नेक्स्ट है द वेदर्स कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर डे, द कलर ऑफ द स्टेट। तो सही दोस्तों है आपका बी वाला, ठीक है ना, बी वाला आपका सही है। चलिए सेकंड पर चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रीजन। सही रीजन के साथ में इसको पूरा करना होगा, सेंटेंस को पूरा करना होगा। चलो, द वुमेन वॉज बैंड विद द चिल ऑफ द डे बिकॉज शी वॉज। महिला जो है वो झुकी हुई थी ठंडी की सर्दी का जो दिन है उसकी ठंड के साथ में। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी हैं। बिकॉज शी वॉज ओल्ड एंड वीक। क्या जगह? बिकॉज शी वॉज ओल्ड एंड वीक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द फैक्ट एंड ओपिनियन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। पहचानना हो कि दिए हुए सेंटेंस में कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। फैक्ट मतलब क्या होता है? तर्क, और ओपिनियन यानी किसी के विचार, ठीक है। चलो, तो पहले इसमें क्या है, द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो। जो स्ट्रीट है, जो सड़क है, वो हाल ही की बर्फ की वजह से क्या थी? गीली थी। तो ये दोस्तों फैक्ट हो गया। ये क्या है? ये आपका फैक्ट है, ठीक है ना। चलो, द वुमेन वॉज टू वीक टू क्रॉस द स्ट्रीट ऑन हर ओन। महिला जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है कि वो खुद से वो सड़क पार कर सके। किसके लिए? बहुत ज़्यादा वो क्या है? कमज़ोर है खुद से सड़क पार करने के लिए। तो ये क्या है दोस्तों? ये ओपिनियन है। ये क्या है? ये ओपिनियन है, ठीक है ना, ये ओपिनियन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इसमें क्या है, वाई डू यू थिंक वुमेन्स फीट वर डिस्क्राइब्ड एज एज्ड एंड स्लो। क्या कह रहे हो दोस्तों कि जो महिला के पैर हैं उनका वर्णन एज्ड और स्लो करके क्यों किया गया है? क्या लगता है आपको? तो क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि महिला जो है वो बूढ़ी हैं, कमज़ोर हैं और उनको चलने में, तेज़ चलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आंसर यही है, द वुमेन्स फीट वर डिस्क्राइब्ड एज एज्ड एंड स्लो बिकॉज शी वॉज ओल्ड एंड वीक एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू वॉक क्विकली। ठीक है दोस्तों। चलिए सेकेंड एक्सट्रैक्ट पर चलते हैं। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. मतलब क्या है कि उसने जो कांपते हुए पैर हैं उनको रास्ता दिखाया। उसे गर्व था कि उसके पैर मजबूत हैं, दृढ़ हैं कि वो उनकी सहायता कर पाया। फिर वो अपने दोस्तों के पास लौटा। उसका जो दिल है वो खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब है। आओ अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट डज द कंट्रास्ट बिटवीन द ट्रेम्बलिंग फीट ऑफ द ओल्ड वुमेन एंड द फर्म एंड स्ट्रॉन्ग फीट ऑफ द बॉय एम्फसाइज। बताइए, जो ये कंट्रास्ट है महिला के कांपते हुए पैर और लड़के के मजबूत पैरों के बीच में, इनका बीच का ये जो कंट्रास्ट है, ये क्या एम्फसाइज कर रहा है? किस चीज़ पर जोर डाल रहा है? क्या बता रहा है? तो ये जो कंट्रास्ट है ये हाईलाइट कर रहा है बूढ़े और जवान के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको, कि जो महिला है वो कमज़ोर है और काँप रही है, जबकि जो लड़का है जवान है, मजबूत है और ऊर्जा से भरा पड़ा है। ठीक है ना। तो आंसर में लिख सकते हो, द कंट्रास्ट हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एज एंड यूथ। द वुमन वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग वाइल द बॉय वॉज स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। खाली जगह को आपको भरना होगा और ब्रैकेट में दिया हुआ जो ऑप्शन है उसमें से आपको चुनना होगा खाली जगह को भरने के लिए। चलिए, द पोएम टेल अस दैट द बॉय वॉज प्राउड दैट हिज फीट वर स्ट्रॉन्ग। पोएम जो है, कविता जो है, हमको बताती है कि लड़के को गर्व है कि उसके जो पैर हैं वो क्या है? मजबूत हैं। दिस टेल अस दैट द बॉय वॉज, खाली जगह, ये हमको बताता है कि लड़का क्या है? एरोगेंट अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग, मजबूत होने पर उसको घमंड है।
ग्रेटफुल फॉर हिज एबिलिटी टू हेल्प, या उसकी सहायता करने की जो काबिलियत है इसके लिए ये धन्य है, मतलब इसको अच्छा लग रहा है। तो यही वाला दोस्तों सही है आपका, सेकंड वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर चलते हैं। व्हाट इज दी बॉयज मोस्ट लाइकली टू टेल हिज फ्रेंड ऑन गेटिंग बैक। लड़का जो है अपने दोस्तों के पास जब लौटा है तो क्या लगता है उसने क्या बोला होगा? आई एम सो ग्लैड आई कुड हेल्प हर, यही वाला सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला कि मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं उनकी सहायता कर पाया। रेक्टिफाई दी फॉल्स सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे फॉल्स सेंटेंस गलत सेंटेंस दिया, उसको रेक्टिफाई यानी कि सही करना होगा। द यंग बॉयज एक्शन वर ड्रिवन बाय लॉजिकल डिसीजन, जो यंग बॉय है उसके जो एक्शन, उसका जो काम है वो लॉजिकल डिसीजन में आके उसने करा है। ठीक है, नहीं देखो लॉजिकल डिसीजन क्या होता है? लॉजिकल मतलब आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से सोच रहे हो, समझ रहे हो, फिर उसको कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि इस काम को करने पे मेरा फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये देख रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के का जो काम है दोस्तों वो एम्पैथी और काइंडनेस उसने करा था। ठीक है ना, उसके दिल में जो एम्पैथी है दूसरों के प्रति, जो काइंडनेस है दूसरों के प्रति, उसने उससे उस काम को करा था। ठीक है ना दोस्तों, तो सही स्टेटमेंट ये डालोगे, द यंग बॉयज एक्शन वर ड्रिवन बाय एम्पैथी एंड काइंडनेस। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। तो पहले उसमें क्वेश्चन क्या है? व्हाट माइट बी द ओल्ड वुमेन्स फियर एज शी वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द क्रॉसिंग। जो महिला है जब वो लंबे समय तक क्रॉसिंग पर जब वो इंतजार कर रही थी तो उसको किस चीज़ का डर था? ठीक है, मतलब आखिर क्या ऐसा डर था कि उसने इतने लंबे समय तक वहां पर इंतजार करा। ठीक है, तो उसको डर क्या था? उसको डर यही था ना कि जो गीली सड़क है, फिसलन भरी सड़क है, कहीं वो उस पर गिर ना जाए। ठीक है, या फिर कोई कैरेज उसको टक्कर ना मार दे, या कोई घोड़ा उसको टक्कर ना मार दे जब वो सड़क पार कर रही तब। तो आंसर में लिखोगे, द ओल्ड वुमन फियर दैट शी माइट स्लिप ऑन द स्नोई रोड और बी नॉक्ड आउट बाय कैरेज व्हील्स और हॉर्स व्हाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाउ डज द पोएट शोज हेल्पलेसनेस ऑफ द ओल्ड वुमन? सपोर्ट योर आंसर विद द एविडेंस फ्रॉम द पोएम। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो महिला का जो असहायपन है उसको वो कैसे दर्शा रहे हैं। ठीक है ना, कविता में जो सबूत हैं उनका इस्तेमाल करके आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो देखो जो पोएट हैं वो महिला को ओल्ड, ग्रे, स्लो, अलोन, अफ्रेड टू मूव ऐसे करके डिस्क्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो ये इनके असहायपन को ही तो दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? दर्शा रहा है ना। वो वहाँ पर खड़ी हैं बहुत लंबे समय से क्रॉसिंग पर, जबकि लोग उनको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। उनके एंग्शियस लोग को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, शी स्टूड वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द क्रॉसिंग व्हाइल पीपल इग्नोर्ड हर एंग्शियस लुक्स। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन 3 है, व्हाई डज द बॉय डिसाइड टू हेल्प द ओल्ड वुमन? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम? लड़का जो है वो बूढ़ी महिला की सहायता करने का फैसला क्यों करता है और ये हमें लड़के के बारे में क्या बताता है? तो लड़का बूढ़ी महिला की सहायता करने का फैसला इसलिए करता है क्योंकि उसको ये समझ थी, उसको ये पता था कि ये जो महिला हैं ये भी किसी की माँ है, भले ही बूढ़ी हो गई हैं लेकिन ये भी किसी की माँ है और ये सम्मान डिज़र्व करती हैं। ठीक है, ध्यान और सम्मान डिज़र्व करती हैं। और ये हमको ये दर्शाता है कि जो लड़का है वो काइंड है, थॉटफुल है, कंपैशनेट है और रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर में लिख सकते हो, द बॉय हेल्प द वुमन बिकॉज ही अंडरस्टैंड दैट शी इज समवंस मदर एंड डिजर्व केयर एंड रिस्पेक्ट। दिस शोज दैट ही इज काइंड, थॉटफुल, कंपैशनेट एंड रिस्पॉन्सिबल। फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाउ वॉज द बॉयज अप्रोच टूवर्ड द ओल्ड वुमन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर बॉयज इन द ग्रुप? लड़के की जो अप्रोच है बूढ़ी महिला के प्रति वो उसके ग्रुप में मौजूद बाकी लड़कों से अलग कैसे है? ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो बाकी लड़के हैं वो जल्दी जल्दी घर जाने की उनको क्या है? जल्दी है। ठीक है, वो इसकी सहायता, महिला की सहायता नहीं करते बल्कि उनको घर जाने की जल्दी है। लेकिन ये जो लड़का है ये रुकता है, ठीक, बहुत ही सम्मान के साथ में बोलता है और महिला की सड़क पार करने में सहायता करता है। ठीक है, तो आंसर ये लिखोगे, while the other boys hurried past the woman without helping her, the boy stopped, spoke politely and safely guided her across the street. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्या है? जस्टिफाई द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का जो टाइटल है, कविता का जो शीर्षक है, उसके एप्रोप्रिएटनेस को जस्टिफाई करो। मतलब कि ये कह रहा है कि पोएम का जो टाइटल है ये इस पोएम के लिए सही है, इस बात को जस्टिफाई करो। तो देखो दोस्तों, जो पोएम का टाइटल है इस पोएम के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये पोएम हमको याद दिलाती है कि सारी ही जो वृद्ध महिलाएं हैं वो भी सबकी क्या है? माँ है।
सिर्फ वृद्ध महिलाएं नहीं, सारे जो वृद्ध लोग हैं वो भी किसी ना किसी के क्या है, परिवार हैं। ठीक है, जो बॉय है वो महिला की सहायता करता है क्योंकि वो इमेजिन कर रहा है कि इनकी खुद की माँ हो सकता है कभी इनकी जगह पर हो। ठीक है, और वो उम्मीद करता है कि कोई और जिस प्रकार से लड़का इन बूढ़ी महिला की सहायता कर रहा है वैसे ही कोई और भी इनकी माँ की सहायता करेगा। The title is appropriate because the poem reminds us that every elderly woman is someone's mother. The boy helps her because he imagines his own mother in her place and hopes that other would help her too. ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। What does the poem suggest about the role of empathy and humanity in the society? जो पोयम है वो समाज के अंदर एम्पैथी और ह्यूमैनिटी का जो रोल है, जो किरदार है, इसके बारे में क्या सजेस्ट करती है। देखिए, जो पोयम है ये हमको सिखाती है कि जो एम्पैथी है, जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, दूसरों के प्रति जो प्रेम है, जो सम्मान है, आदर है, ये बहुत ही ज़रूरी मूल्य हैं। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि जो छोटे छोटे काम होते हैं दया के, ये समाज में या किसी के लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जो काम आपके लिए छोटा सा है हो सकता है वो किसी के लिए, किसी और के लिए बहुत बड़ा हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति है जो कि पूरा दिन कोई काम कर रहा है, आपने भी उससे कोई काम कराया और आपने ना उसके बदले उसको थैंक यू बोल दिया या कुछ थोड़ा सा काइंड जेस्चर कर दिया उसके प्रति, तो हो सकता है वो छोटा सा काइंड जेस्चर उसके लिए पूरा दिन बना दे। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप लिखोगे द पोएम टीचेस अस दैट एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी आर एसेंशियल वैल्यूज। some small act of kindness can make big difference in someone's life and help create a caring and a happy society. ठीक है, ऐसे करके इसका आंसर आप लिख सकते हो। Let us learn the grid given below has the antonyms of the word from the text. नीचे का जो ग्रिड दे रखा हुआ है दोस्तों, इसमें ये जो वर्ड्स दे रखे हुए हैं ये टेक्स्ट में आए वर्ड्स हैं, इनका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट लिखा हुआ है। लोकेट दी वर्ड्स इन दिस ग्रिड हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगनली। आपको जो वर्ड्स हैं इनको ढूंढना होगा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली, इनके अपोजिट वर्ड को ढूंढना, ध्यान रहे। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एग्जाम्पल कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने वर्ड ढूंढा है स्ट्रेट। स्ट्रेट किसका एंटोनिम्स होता है? बेंट यानी मुड़े हुए का। ठीक है, चलो बाकी को ढूंढ लेते हैं। अच्छा, ढूंढ आसानी से सके इसके लिए देखो इन्होंने क्या किया, कुछ वर्ड्स को ना बोल्ड कर दिया है। ठीक है, कुछ वर्ड्स को ना बोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो इन्हीं का हम लोग यूज करके फटाफट से चलो इनके एंटोनिम्स वर्ड को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड दे रखा है फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? मजबूत। मजबूत का उल्टा होता है वीक, तो वीक। सी, ये तो काम है, नहीं। ये देखो सॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्ट। ठीक है, वैसे इसका उल्टा वीक होता है लेकिन इसमें वीक नहीं, सॉफ्ट दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका सॉफ्ट। चलो नेक्स्ट दे रखा है इसमें मीक। मीक मतलब क्या होता है? मीक का मतलब होता है कोई जो थोड़ा सा दबा रहता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है बोल्ड। क्या होता है दोस्तों? बोल्ड। ठीक है, मैरी। मैरी मतलब खुश। खुश का उल्टा क्या हो जाएगा? मैरी। तो सैड है क्या? हाँ, SAD, सैड। ये देखो सैड है इसमें। ठीक है, काइंड। काइंड का उल्टा क्या होता है? क्रूअल। क्रूअल है इसमें? क्रूअल नहीं है कि रूड दिया है दोस्तों, ये भी चलेगा, रूड, बदतमीज। एंशियस। एंशियस का मतलब क्या होता है? बेचैन। तो बेचैन का उल्टा क्या होगा? शांत। काम, हाँ दिया है भाई, काम दिया है। ये लो, हो गया, हो गया, बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच दी वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द अंडरलाइन फ्रेजेस इन द कॉलम 2। देखो कॉलम 1 के अंदर फ्रेजेस दे रखे हुए हैं, वर्ड्स दे रखे हुए हैं जो हमारे टेक्स्ट में आए हैं, और कॉलम 2 के अंदर ये जो वर्ड्स दिए हैं ना, ये जो वर्ड्स दिए हैं इनसे रिलेटेड फ्रेज दे रखे हुए हैं। हम लोग को क्या करना है? मिलाना है। सबसे पहले इसमें हेसन। हेसन का मतलब क्या होता है? हेसन का मतलब होता है जल्दी। हेसन का मतलब क्या होता है? जल्दी, जल्दीबाजी। तो भाई जल्दीबाजी, जल्दीबाजी किसमें? द स्टूडेंट वर्क क्विकली। वर्क क्विकली इससे मिला दो। ठीक है, तो वर्क क्विकली इससे मिला दो। हेसन का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी, तो ये हो गया जल्दी जल्दी। चलो हीडेड। हीडेड का मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, या ध्यान देना, तो ये पेड अटेंशन, ये हो जाएगा दोस्तों, पेड अटेंशन। 2 हो गया आपका। चलिए स्टीयर। स्टीयर का मतलब क्या होता है? चलाना। स्टीयर, चलाना, तो स्टीयर का ये हो जाएगा मूव स्लाइडली। ठीक है, 3rd ये हो गया। लेंड। लेंड का मतलब क्या होता है? उधार देना। ठीक है, या देना, तो यहाँ पे गिव हो जाएगा आपका, गिव सपोर्ट, गिव वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया इसमें पाइल। पाइल का मतलब क्या होता है? ढेर। ये रहा ढेर।
केप्ट इन अ हीप, और आखिरी दे रखा हुआ है आपका ऑफर्ड। ऑफर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ देना, ठीक है। चलो तो ये सिक्स्थ हो जाएगा। चलो भाई मिला भी लेते हैं। तो लैंड का कहाँ पे था, फोर्थ है ना, तो ये आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ का ये हो गया, सिक्स का ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दी पोयम द पोएट यूजेस द इडियम लैंड अ हैंड विच मीन्स हेल्प समवन। सम मोर इडियम्स यूजिंग हैंड using hand are given in column 1. Match these idiom with their meaning in column 2. You may refer to the dictionary. बहुत आसान है दोस्तों। कॉलम 1 में हाथ से जुड़े हुए कुछ इडियम्स दे रखे हुए हैं और कॉलम 2 में मीनिंग दे रखी हुई है, आपको बस इनको मिलाना होगा। सबसे पहला क्या है, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है कि कोई परिस्थिति है जो कि अब कंट्रोल के बाहर हो गई है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। चलो ट्राई योर हैंड एट समथिंग। ट्राई योर हैंड एट समथिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के लिए कुछ नया ट्राई करना, मतलब कुछ नया जो कि ट्राई करना, तो ये आपका हो जाएगा ये टू डू समथिंग न्यू। गिव समवन अ फ्री हैंड। गिव समवन अ फ्री हैंड का मतलब क्या है कि किसी को पूरी आज़ादी दे देना, ठीक है। अलाउ समवन टू डू समथिंग विथ फुल फ्रीडम, ये हो जाएगा थर्ड। चलिए गिव समवन अ बिग हैंड। बिग हैंड का मतलब क्या होता है, ताली बजाना किसी के लिए, ठीक है। बिग हैंड मतलब होता है ताली बजाना। चलो तो ये फोर्थ हो गया। वर्क हैंड इन हैंड, हाथों हाथ काम करना। हाथों हाथ काम करना मतलब क्या होता है, साथ में काम करना, ये फिफ्थ हो गया। और लास्ट क्या है, हैव योर हैंड्स फुल, मतलब बहुत बिजी होना, ठीक है, ये हो गया आपका सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से सही वर्ड्स को चुन के ये जो एनालॉजी में खाली जगह दे रखी है इसको आपको भरना होगा। तो सबसे पहले दिया है इसमें खाली जगह विंटर, फिर है हीट, समर। देखो समर में हीट होती है तो विंटर में क्या होता है दोस्तों, चिल या कोल्ड। तो चिल वर्ड आया है पोएम में, तो यहाँ पे चिल ही लिखेंगे, ठीक है, चिल। ध्यान रहे जो पोएम में आया वर्ड है ना वही भरना है आपको। चलो जी, तो हर्ट, और फिर यहाँ खाली जगह है ओल्ड का है एज, ठीक। तो हर्ट 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 कौन सा वर्ड आया है, हर्ट का हार्म। हार्म आया है वर्ड, आई थिंक हार्म आया है पोएम में, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक सेकंड को चेक कर लेते हैं। हार्म 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 पोएम में हार्म वर्ड आया कि नहीं आया है, हार्म हार्म शायद आया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। हार्म हार्म HARM हार्म, ये है हार्म आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हार्म आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हार्म। कहाँ गया क्वेश्चन, अरे ज़्यादा आगे आ गए, एक सेकेंड, ये रहा। तो हर्ट इसमें डाल दो हार्म HARM, ठीक है। चलिए विस्पर शाउटेड, विस्पर शाउटेड, विस्पर यानी चिल्लाना, तो यहाँ शाउटेड, सॉरी विस्पर का होता है खुसफुसाना, इसका उल्टा होता है शाउटेड यानी चिल्लाना। हम्बल, हम्बल हम्बल का होता है प्यार से बात करना, और प्राउड मतलब क्या होता है, गर्व, तो प्राउड हो जाएगा यहाँ पे प्राउड, और ये वर्ड आया भी है हमारे पोएम में। आइस खाली जगह, लेग्स वॉक, पैरों से चलते तो आई से देखते हैं, सी, ठीक है, सी ये वर्ड आया है पोएम में। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, वेल्दी, बहुत ज़्यादा पैसा होना यानी वेल्दी यानी कि धनी। डेंस पैक्ड पीपल, भीड़, भीड़ क्या हो जाएगा, थ्रॉन्ग, ये वर्ड आया है पोएम में। चलो जी, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम गिवन बिलो। पोएम से दी हुई जो लाइनें नीचे दे रखी हैं इनको पढ़ो। लेस द कैरेज व्हील और द हॉर्स फीट should crowd her down in slippery street. List is a conjunction that means to prevent something or something bad or unpleasant from happening. लिस्ट जो वर्ड है दोस्तों ये कंजंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी गलत चीज़ को होने से रोकना या किसी खराब चीज़ को होने से रोकना, ठीक है। और टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स यूजेस इन द सेंटेंस वी कैन रिप्लेस लिस्ट विद जस्ट इन केस। सेंटेंस में इसका क्या यूजर्स को बेहतर समझने के लिए हम लोग चाहें तो लिस्ट की जगह पर जस्ट इन केस डाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट इन केस द कैरेज व्हील्स और द हॉर्स फीट, ठीक है, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल इन दी सेंटेंस शी शोड ऑल द डॉक्यूमेंट लेस्ट वी डाउट हर, द वर्ड लेस कैन बी रिप्लेस बाय जस्ट इन केस। इसमें क्या है, एग्जाम्पल के लिए जो सेंटेंस है कि उसे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, नहीं तो क्या है कि हम उन पे डाउट करेंगे, उस पर शक करेंगे, तो यहाँ पे लेस की जगह पे जस्ट इन केस लगा सकते हो। टू मीन दैट शी शोड द डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट एनी डाउट, इसका मतलब क्या है कि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए ताकि कोई भी जो शक है ना उसको रोका जा सके।
Let us listen. You will listen to a woman read the special broadcast of the news. दोस्तों अब इसमें आगे ट्रांसक्रिप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अब आगे आप लोग एक महिला हैं जो कि स्पेशल ब्रॉडकास्ट जो है न्यूज़ का उसको पढ़ रही हैं, उसको सुनोगे। एज यू लिसन, जब आप सुनोगे, अरेंज द पिक्चर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, पिक्चर को सही सीक्वेंस सही क्रम में लगाना, ऑफ द इवेंट दैट टुक प्लेस, मतलब जिस घटना में हुआ है ना उस घटना में आपको तस्वीर को सही क्रम से लगाना होगा, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, पहले ट्रांसक्रिप्ट सुन लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों ये रहा ट्रांसक्रिप्ट। चलिए, नाउ फॉर द स्पेशल ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग यू द स्टोरी ऑफ अ यंग हीरो हुज करेज हैज कैप्चर्ड नेशंस हार्ट। अब विशेष समाचार प्रशासन में हम आपको एक ऐसे युवा नायक की कहानी सुनाते हैं जिसकी बहादुरी ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। ऑन ए फेथफुल मॉर्निंग इन राजौरी, यंग रोहन रामचंद्र बाहिर, a 15-year-old student, became a local hero when he fearlessly saved the life of a woman who had fallen into the Domri River while washing cloth. The 43-year-old woman was struggling to stay afloat in the strong current when Rohan, without a moment of hesitation, leapt into the river, putting his own life at risk. राजौरी में एक यादगार सुबह 15 वर्षीय छात्र रोहन रामचंद्र बहिर स्थानीय नायक बन गया जब उसने बिना डरे हुए एक महिला की जान बचाई जो कि उस समय पर डोमरी नदी में कपड़े धोते समय गिर गई थी। 43 वर्षीय वह महिला नदी की तेज धाराओं में खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी रोहन ने बिना समय बर्बाद किए हुए बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उस नदी में छलांग लगा दी। With great determination and courage, Rohan managed to reach the woman and put her to safety, despite the dangerous condition of the river. Onlookers who witnessed the incident were in awe of the young boy's courage. अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस का परिचय देते हुए रोहन ने खतरनाक परिस्थिति होने के बावजूद उस महिला को सुरक्षा दी, उसको सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। इस घटना को देखने वाले लोग उस युवा लड़के की बहादुरी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रोहन्स selfless act did not go unnoticed. His incredible courage was recognized at Vigyan Bhavan, where he was honored with the prestigious Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2023 by the President of India, द्रौपदी मुर्मू। रोहन का यह जो निस्वार्थ कार्य है ये अनदेखा नहीं रहा। उसकी कमाल की बहादुरी को विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया, जहां उसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। This remarkable young boy is now a symbol of heroism in his community, and his stories is an inspiration to all. We commend Rohan for his bravery and for showing that age is no barrier when it comes to saving life. ये असाधारण बालक अब अपने समुदाय में वीरता का प्रतीक बन चुका है। उसकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम रोहन की बहादुरी की सराहना करते हैं और इस बात के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने ये साबित कर दिया कि किसी की जान बचाने के लिए उम्र की कोई बाधा नहीं होती। चलिए दोस्तों, तो ये तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिया है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, तो अब इमेजेस को ऑर्डर में लगाते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये वाली इमेज आ जाएगी। नदी किनारे महिला और रोहन दोनों हैं, ठीक है। इसके बाद में जो महिला है वो नदी में गिर जाती हैं। अब इसके बाद में धारा में वो बह रही हैं और रोहन जो है इनकी जान बचाने के लिए पानी में कूदता है, इनको सुरक्षित जगह पहुंचाता है और इसके लिए इन्हें द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको बच्चे को सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये हो जाएगा इसका सही ऑर्डर। आगे चलते हैं, इसमें क्या है। यू विल वंस अगेन लिसन टू द स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ द न्यूज़। जो ब्रॉडकास्ट है उसको आप फिर से सुनो। एज यू लिसन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद 1 or 3 एग्जैक्ट वर्ड्स। जब आप
जो ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हो, तो जो खाली जगह जो ये सेंटेंस इसमें जो खाली जगह है ना, इसको आपको पूरा करना होगा, ठीक है। तो चलो भाई करना शुरू करते हैं। द वुमेन वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम स्टेइंग अफ्लोट ड्यू टू खाली जगह। महिला जो है इन्हें पानी के ऊपर होने में दिक्कत हो रही थी, समस्या हो रही थी, किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग करंट्स की वजह से। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग करंट्स की वजह से, नदी का जो तेज बहाव है ना उसकी वजह से। तो यहाँ पे आप डाल दोगे स्ट्रॉन्ग करंट। क्या आ जाएगा दोस्तों? स्ट्रॉन्ग करंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करंट, CURRENTS, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया इसका आंसर। रोहन लेफ्ट इनटू द रिवर टू सेव द वुमन विदाउट एनी खाली जगह। रोहन जो है नदी में कूदता है महिला को बचाने के लिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? हेजिटेशन, हेजिटेशन, ये आई है, ठीक है, आई, TITON, हेजिटेशन, ये हो गया इसका आंसर। चलिए थर्ड पर चलते हैं। रोहन्स एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज विटनेस्ड बाय ऑन लुकर्स। क्या जाएगा? ऑन लुकर्स, जो वहां पे लोग मौजूद थे ना, उन्होंने रोहन के हीरोइज्म को देखा। आगे बढ़ते हैं। रोहन वॉज ऑनर्ड एट द विज्ञान भवन फॉर हिज इनक्रेडिबल करेज एंड खाली जगह। रोहन को सम्मानित किया गया विज्ञान भवन पे उसकी कमाल की करेज और डिटर्मिनेशन के लिए। किसके लिए? डिटर्मिनेशन के लिए, डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलो लास्ट वाले पर चलते हैं। रोहन प्रूव दैट व्हेन इट्स कम टू सेविंग लाइफ एज इज नो बैरियर। एज इज नो बैरियर, नो बैरियर। चलिए ये हो गया इसका आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक, रीड अलाउड द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट एंड इन ED। क्या कह रहे दोस्तों कि यहां पे नीचे लिस्ट दे रखी हुई है उन वर्ड्स की जो कि पोएम में आए हैं और ED से जिनका एंड हो रहा है। एज यू रीड, जब आप पढ़ रहे हो, फोकस ऑन द फाइनल साउंड ऑफ ईच वर्ड। हर वर्ड के जो आखिरी का साउंड है ना उस पर फोकस करो। एंड प्लेस देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम, और इनको सही कॉलम में प्लेस करो। वन एग्जाम्पल हैज बिन डन फॉर यू, आपके लिए एक एग्जाम्पल कर दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहां पर 3 कॉलम दिए हैं और वर्ड दिए। 3 कॉलम कौन सा है? ID, मतलब जिसके आखिरी में ID का साउंड आ रहा है उसको आपको यहां रखना है। जिसके आखिरी में सिर्फ D का साउंड आ रहा है उसको यहां पे लिखना है, और जिसके आखिरी में T का साउंड आ रहा है उसको आपको यहां पे लिखना होगा, ठीक है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है रैगेड। अच्छा रैगेड दे रखा हुआ है, रैगेड इसी में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे है हेडेड, ये वाला हो रखा है, सॉरी हीडेड, 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 तो इसमें D का साउंड आ रहा है तो ये यहाँ पे दे रखा हुआ है। और पॉज्ड, ट का साउंड आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब नेक्स्ट इसमें एज्ड, तो एज्ड में आखिरी में ED का साउंड आ रहा है, ये इसमें आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इसमें वेटेड, तो वेटेड, ड साउंड आ रहा है, ये इस वाले में आएगा। ऑफर्ड, ऑफर्ड, ड साउंड आ रहा है, D, ये इधर आएगा। गाइडेड, 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 ED का साउंड आ रहा है, ये इसमें आएगा। और विस्पर्ड, विस्पर्ड, D का साउंड आ रहा है, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो हो गया। एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड एंड इन ED हैव ID एज दी फाइनल साउंड। देखो इसमें एक नोट दिया हुआ है कि वो एडजेक्टिव जो कि नाउन से पहले आते हैं और ED उनके आखिरी में आता है, तो उसमें जो फाइनल साउंड आता है वो ID वाला आता है। कौन सा आता है? ID वाला आता है। चलिए सेकंड इसमें क्या है? वर्क इन पेयर, पेयर में काम करना है। नैरेट एन इंसिडेंट वेयर यू हेल्प समवन इन द पास्ट, ऐसी किसी घटना के बारे में नैरेट करो जब आपने अतीत में किसी की सहायता करी हो। टेक टर्न टू स्पीक एंड यूज द क्लू कार्ड गिवन बिलो, बारी बारी से बोलो और ये जो क्लू कार्ड है ना इनका यूज़ करना है, ठीक है। तो अपने दोस्त के साथ में इसको कर सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यू में यूज़ दी फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। अच्छा यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट दे रखे हुए हैं, इनका भी यूज़ कर सकते हो बोलते टाइम। अगर अपने दोस्त के साथ में आप ऐसे कोई इंसिडेंट को नैरेट करना तो इस सब का यूज़ करके कर लेना। लेट अस राइट, तो नेक्स्ट इसमें आगे अब हम लोग लिखने वाले, क्या लिखने वाले हैं? डायरी, डायरी एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर डायरी एंट्री लिखनी है और उसमें ये जो पॉइंट्स दे रखे ना इनको मेंशन करना, ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो वैसे आप लोग चाहो तो इसमें खुद से एक डायरी एंट्री कर सकते हो, नहीं तो चलो एक काम करूँगा, मैं एक सैंपल यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। मैं ना खुद से एक सैंपल यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। डिड यू नो दैट इवन अर्थ हैज़ बीन रेफर्ड टू एज मदर इन द एंशिएंट स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया।
क्या आपको पता है कि प्राचीन भारतीय जो लेख हैं उसमें अर्थ को, पृथ्वी को मदर यानी माँ के रूप में रेफर किया गया है। इन सेक्शन 12.1.12 ऑफ पृथ्वी सुक्ता, जो 12.1.12 है पृथ्वी सुक्ता का, ये हाइम टू दी अर्थ यानी इसमें पृथ्वी से जुड़े हुए, अर्थ धरती से जुड़े हुए, धरती माँ से जुड़े हुए जो भजन है वो दिए हुए हैं। ऑफ अथर्ववेद, ये अथर्ववेद का है। अर्थ इज रेफर टू एज मदर एंड अस एज हर चिल्ड्रन बाय स्टेटिंग, अर्थ को हमारी माँ के रूप में रेफर किया गया है और हमको उनके बच्चे के रूप में रेफर किया गया है, ये स्टेट करते हुए क्या है, माता भूमि है पुत्रयाहम पृथ्वीवयाह। इट कैन बी ट्रांसलेटेड, इसका मतलब क्या, इसको ऐसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जो अर्थ है वो मेरी माँ है और मैं उनका बच्चा। वर्क इन पेयर ऑफ 4, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, 4 के ग्रुप में आपको काम करना है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्रीज दैट रेफर्स दियर कंट्री एज मदरलैंड, आपको उन कंट्रीज, उन देशों के नाम पता करने होंगे जो कि अपने देश को मदरलैंड कह के रेफर करते हैं। एंड फ्यू अदर एज फादरलैंड, और कुछ ऐसे देशों के नाम पता करो जो कि अपने देश को फादरलैंड कहकर के रेफर करते हैं। शेयर योर फाइंडिंग विद योर क्लासमेट एंड टीचर, आपकी जो फाइंडिंग है उसको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करो, ठीक है। तो ऐसे आप ढूंढ सकते हो, गूगल पे सर्च कर लेना, हो जाएगा। चलिए, रीड द पोएम एंड एंजॉय, पोएम दे रखी है, उसको रीड करो, इंजॉय करो। चलो भाई रीड कर लेते हैं। आ नेशन स्ट्रेंथ, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन who for truth and honor's sake stand fast and suffer long, brave man who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillar deep and lift them to the sky। यहाँ पे दोस्तों एक पोयम दी हुई है। पोयम का मतलब क्या है कि सोना नहीं बल्कि वो लोग हैं जो कि देश को मजबूत और महान बनाते हैं, वो लोग जो कि सच्चाई और सम्मान के लिए लड़ते हैं, ठीक है, वो लोग जो कि संघर्ष करते हैं, वो बहादुर लोग जो कि काम करते हैं जब दूसरे सो रहे होते तो वो काम करते हैं, ठीक है, वो लोग जो कि उड़ान भरने की हिम्मत करते हैं, ठीक है, वो हिम्मती लोग, ठीक, वो लोग जिन्होंने देश का जो पिलर है, जो स्तंभ है, इसको गहरा जो स्तंभ है इसको बनाया हुआ है और इसको आसमान में उठाया हुआ है, ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्या है, मेक आ ग्रेटिट्यूड कार्ड, तो आपको ग्रेटिट्यूड कार्ड बनाना होगा अपनी माँ के लिए, अपने ग्रैंड मदर के लिए, टू थैंक हर फॉर एटलीस्ट 5 थिंग्स शी डज फॉर यू। इसमें आपको 5 चीज़ों का मेंशन करना है जो कि वो आपके लिए करती हैं और उसके लिए आप उनका धन्यवाद करना चाहते हो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कार्ड बना रहे हो। ऑल्सो राइट 2 थिंग्स दैट यू वुड डू रेगुलरली टू हेल्प देम, साथ में आपको 2 चीज़ें लिखनी है जो कि आप रेगुलरली करते हो उनकी सहायता करने के लिए। यूज़ रिसाइकल मटेरियल टू मेक एंड डेकोरेट द कार्ड, रिसाइकल मटेरियल का यूज़ करना है आपको कार्ड को बनाने के लिए, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पर आप अपने खुद का संदेश लिख सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, संदेश आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, अपनी मातृभाषा में लिख सकते हो, जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखो, किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। सैम्पल के लिए बता देता हूँ, ऐसा आप लिख सकते हो कि डियर मदर, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, हेल्पिंग मी स्टडी, कुकिंग डिलीशियस फूड, सपोर्टिंग मी इन डिफिकल्ट टाइम, लविंग मी अनकंडीशनली, ठीक है। और जो आपको 2 काम लिखने हैं खुद से जिससे आप उनकी सहायता करते हो, ऐसे लिख सकते हो, आई विल हेल्प यू डू विथ हाउस होल्ड वर्क्स, और इसके अलावा लिख सकते हो आई विल ओबे एंड रिस्पेक्ट यू एवरी डे, ठीक है। और आखिरी मैसेज देना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू, ठीक है, ऐसे करके इसको आप लिख सकते हो। चलिए दोस्तों, तो ये तो था हमारे पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।